आई वॉज टोल्ड कि मेरे कुछ पुराने साथी है यहाँ पर हिसार में। हिसार से मेरा विशेष लगाव है, विशेष प्रेम है। और मुझे कल ये बताया गया, हालांकि इट्स नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अ प्रेस मीट, बट ये प्रेस मीट से ज़्यादा मैं इसको एक हमारी और आपकी जो एसोसिएशन है कई सालों से, उसको आगे बढ़ाने की बात मैं समझता हूँ कि हम बैठ के चाय पे चर्चा करेंगे। इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रिक्टली अ वेरी ऑफिशियल काइंड ऑफ अ प्रेस मीट, बट सिंस यस्टरडे, कल ही रस्म पगड़ी हुई, आई लॉस्ट माई ब्रदर इन लॉ ड्यू टू ब्रेन हैमरेज, so that is why there was a little reluctance, but since all of you are here, and I must appreciate that you have given your time, अपना समय देना ये बहुत महंगी चीज़ होती है ज़िंदगी में किसी को भी देने के लिए। So thank you all, thank you for coming, and it's up to you now. नहीं, आप अपना उद्देश्य बता देंगे कि आपने हमें किस लिए प्यार से बुलाया। प्यार से तो चाय पिला, आप प्यार से मैं तो चाय पिलाना चाहता हूँ कि जो मेरे बरसों के संबंध है उसको मैं रिवाइव करना चाहता हूँ। बट जो मेन बात मैं आज शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ड्रग्स को लेकर के गवर्नमेंट सीरियस है। This is not working. नहीं, ये कैमरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये माइक नहीं है, सर उससे पहले मैं थोड़ा हाँ, ओके ओके फ्लैशबैक करें। ओके, यू कैन टॉक। पीपल हु डोंट नो मी, यहाँ जो ऐसे भी संयम जी ने काफी समझा दिया। आप सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी सर्दी में आप इतनी फुल कोरम में मौजूद हैं, तो ये स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ श्रीकांत जाधव सर। श्रीकांत जाधव जी आपके बीच में हैं। आप सभी को पता है कि वो एडीजीपी अंबाला रेंज हैं और हरियाणा में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ हैं। श्रीकांत जाधव जी का कोई तारुफ, कोई ही इज नॉट इंट्रोडक्शन कराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिसार में इनका परिचय बहुत जन जन मानस में ये उसके अंदर शामिल हैं। 2007 में जब ये एसपी हिसार थे तो उस वक्त बागवानी विभाग के 4 कर्मचारियों की अकाल मृत्यु के कारण इन्होंने पूरे हिसार की 35 गौशालाओं को एक इकट्ठा करके एक गौ सेवा समिति के अम्ब्रेला के अंदर लाकर और एक मिशन स्ट्रे कैटल चलाया। तो उस मिशन स्ट्रे कैटल के अंतर्गत पूरे जिले की तकरीबन 5000 गायों को विधिवत रूप से विभिन्न गौशालाओं के प्रांगण उपलब्ध करवाया गया। 6000 रुपए प्रति गाय का एक अमाउंट रखा गया, भी आप गोद ले सकते हैं। तो 5000 गायों का उस वक्त जो है 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। यहाँ से ये जो मिशन स्टे कैटल था धीरे धीरे हिसार से फैलता हुआ हरियाणा, और फिर उसके बाद पूरे भारत में जो विश्व मंगल गोग्राम यात्रा थी वो भी यहीं की परिणति थी। उसके बाद एक यहाँ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट आई कि हर जो भी हमारी बेसहारा गाय है उसको 15 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन मिलेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट में काफी हुआ। उसके बाद एक काउ सेंचुरी का प्रोजेक्ट दिया गया। तो कुल मिला के मिशन स्टे कैटल के जनक के रूप में श्रीकांत जाधव जी ने जो जनमानस के मन में जो एक जगह बनाई वो आपसे सब भली भांति परिचित है। उसके बाद सबसे बड़ी जो यहाँ के लोगों को जो एक इनमें इच्छा शक्ति दिखी कि ये कोई भी काम जो है सिंबॉलिक नहीं करते। वो जैसे कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये ही गोज टू द ग्रास रूट, जैसा हम, और इन्होंने यहाँ पे हिसार में कितने लीडर्स को क्रिएट किया है। कहीं भी गए, चाहे वो उसके मतलब मंडोठी में गए, झज्जर में, मंडोठी में आपको पता है कितनी चेन राइवलरी चल रही, कितनी जानी दुश्मनी होती थी वहां पर इन्होंने डिफरेंट कल्चरल प्लेटफॉर्म से ब्रह्मा कुमारी को इन्वॉल्व किया और उनमें आपस में दोस्तियां करवाई। चाहे वो रोटी बैंक की बात है, रोटी बैंक उन्होंने मधुबन में स्टार्ट किया, मधुबन से कुरुक्षेत्र, फिर इसके बाद वहां पे आया, फरीदाबाद में आया, करनाल में आया, आज तक वो चल रहा है। तो सस्टेनेबल उन्होंने काम किए। पुलिस मित्र की बात की। इसके अलावा पहले ही भली भांति परिचय था, इतना बड़ा उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो एसआईटी की टीम में इन्होंने वैट का घोटाला इन्होंने अनर्थ किया। उसके बाद जो एक एआईपीएमटी का जो एग्जाम पेपर लीक हो गया था,
सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने फाइट करके वो पेपर कैंसिल करवाया। तो कुछ फेहरिस्त बहुत लंबी है। और नशा मुक्ति की बात है तो 2000 में जो इन्होंने प्रयास का जो इन्होंने एक एनजीओ फॉर्म की थी हिसार में आने से पहले, तो वो उन्होंने इतना बढ़िया कहा, कई बार हम उदास हो जाते थे ये कैसे चलेगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक पंच लाइन दी कि तू निश्चय तो कर, तू कदम तो बढ़ा, निकल आएगा एक नया रास्ता। और उसके बाद वो पूरा का पूरा जो प्रयास जो एक डी एडिक्शन की मूवमेंट थी वो धीरे धीरे पूरा करके उन्होंने पूरा स्टेट मॉडल बन चुका है। और अपने लेवल पे इन्होंने वहां जाके बॉर्डर पे जाके इतने इंटरनेशनल कार्टल थे इजराइल में, यूरोप के, वहां उन्होंने ओपियम्स और वो बस्ट किए हैं। तो आज इन्होंने जो बाकी ये नशा मुक्ति के बारे में ज्यादा सर आपको सारा बताएंगे, पर वो पूरा का पूरा इन्होंने जो एक मॉडल तैयार किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और होम मिनिस्टर पर्सनल लेवल पे उन्होंने इनका जो मॉडल अडॉप्ट किया है स्टेट एक्शन प्लान, उसके बारे में सर बताएंगे। और एक और इनका जो एक लैंडमार्क जो काम मैं यहाँ पे भूल जाऊंगा वो है फास्ट ट्रैक सिस्टम, जो ट्रैकिया के नाम से, जो एफएसएल लेबोरेटरीज का जो एफएसएल एक फोरेंसिक का जो एक वो टॉपिक था, तो इन्होंने उसमें एक बार कोड सिस्टम लागू किया और वो पूरे नेशनल लेवल पे सारे के सारे स्टेट्स जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि उसमें कोई भी पिलफ्रेज नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरह के काम है, इन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अगर हर अधिकारी में इस तरह की इच्छा शक्ति आ जाए तो निश्चित रूप से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो एक बार डिटेल में बताने के लिए श्रीकांत यादव जी बताएंगे सर। थैंक यू सो मच। Thank you Rakesh for your kind words. When I was given the charge, when the department was created, Narcotics Control Bureau हरियाणा सरकार ने बनाया है केवल इस उद्देश्य से कि नशा जो फैल रहा है सोसाइटी में हरियाणा में, उसको हम उसको कम्बैट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो जो केवल इसी के बारे में सोचे और इसकी स्ट्रैटेजीज बनाए, इसको रोकने का काम करे, इसको लोकल पुलिस को गाइड करे, बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करे, पुलिस को ट्रेन करे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो, और उसके अलावा और जो भी पहलू है इसके उन पर विचार करे और सॉल्यूशंस तैयार करे, स्ट्रैटेजीज बनाए और गवर्नमेंट के प्रति। चूँकि मैं बहुत साल पहले फतेहाबाद में, जैसा कि राकेश जी ने बताया, कप्तान रहते हुए मैंने एनफोर्समेंट हमने बहुत करी थी वहाँ पे। बहुत पॉपी हंस का वहाँ पे स्मगलिंग होता था, बुक्की जिसको कहते हैं। वी लिस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स और हमने एक एक करके सबको पकड़ना वहाँ शुरू किया था। और मुझे ऐसा लग रहा था एज ए पुलिस ऑफिसर कि हम कामयाब हो गए हैं, हमने ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है। बट देन आई मेट समबडी, जो मेरे एक रूटीन था कि आई यूज्ड टू टॉक टू द क्रिमिनल्स जो पकड़े जाते, ये देखने के लिए कि वो पुलिस ने कोई गलत तो नहीं किया है उनके साथ और सही बंदा पकड़ा गया है कि नहीं। तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इट चेंज्ड माय थॉट। समबडी वाज कॉट, जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट में पकड़े गए थे, उनसे जब मैंने पूछा कि आप इस धंधे में कैसे आ गए, तो शी टोल्ड मी दैट माय फादर इज एन एडिक्ट। और उनको एक दिन जब नशा नहीं मिला तो उन्होंने मुझे किसी के पास भेजा लाने के लिए, और वहाँ पहली बार मेरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और उसके बाद फिर लगातार ये होता रहा। वो सुनकर मैं हिल गया था कि मैं तो सोच रहा था कि एनफोर्समेंट करके हम इस समस्या को ख़त्म कर रहे हैं, बट ये तो बहुत काफ़ी अंदर तक जड़े जा रही थी। 2000 की बात है। तो तब हमने एक एनजीओ बनाया था प्रयास नाम से, और हम विलेज गाँव जा करके मोटिवेट करते थे लोगों को नशा छोड़ने के लिए। हमारे पास कोई बैकअप नहीं था, कोई अलग से फंड्स नहीं थे, सब वॉलंटियर्स थे। गुरुद्वारे से खाना आता था, डॉक्टर्स आके चेक करके दवाई देते थे, केमिस्ट दवा दे जाते थे। वी यूज्ड टू टेक देम, वी यूज्ड टू ट्रीट देम, और फिर उनका फॉलोअप भी करते थे कि उनमें से कितने लोग वापस तो नहीं गए हैं, और जो छोड़ चुके उनको उनके गांव में जाके हम सम्मानित भी करते थे। तो ये समस्या मैं सबसे पहले आप मेरे सभी प्रेस के साथी को बताना चाहूँगा कि इट्स नॉट ईजी थिंग टू से कि ये केवल पकड़ लो जी, एनफोर्समेंट कर लो और ये ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ मोर देन दैट।
एक अभी तो एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम सबके सामने या बन के आ रहा है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, जो इस प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहे। तो इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया था उसको, क्योंकि मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया में रह चुका हूँ, इसलिए शायद मुझे ये मौका दिया। तो मेरा ये मानना बड़ा क्लियर था कि केवल एनफोर्समेंट से नशा मुक्ति नहीं हो सकती, एनफोर्समेंट से क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें हमारे यहाँ के जो यूथ है, जो गरीब तबका है, उनको बड़े आसानी से ल्योर करके यूज़ किया जा सकता है थोड़े से पैसे के लिए। एक चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचानी है, थोड़े से पैसे के लिए वो कर देते, उनको कानून नहीं पता होता कि इसमें सज़ा कितनी है। सो दैट इज़ वाई इसके फैलने के जो स्पीड है वो भी थोड़ा तेज़ होता है। तो व्हेन वी थॉट अबाउट इट, हमने एनफोर्समेंट तो शुरू किया, जिला पुलिस कर ही रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनफोर्समेंट कर रही है, STF एनफोर्समेंट कर रही है, बट वी वांटेड सिस्टम जो ऐसा स्ट्रक्चर हो जो अफसर आए या गए वो वहाँ रहे और वहाँ उसके स्ट्रक्चर के जरिए इंफॉर्मेशन आती जाती रहे। दैट इज़ वाई वी ड्राफ्टेड अ स्टेट एक्शन प्लान, जो अभी 26 जून को, जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स होता है, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको लॉन्च किया, और माननीय गृह मंत्री जी ऑनलाइन थे, उनके तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके 5 लेयर्स हैं उस प्लान के। ये एक तो स्टेट लेवल की बॉडी है, एपेक्स कमेटी है, उसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट की मिशन टीम्स है, देन वी हैव द सब डिवीजन लेवल पे मिशन टीम्स है हमारी, और उसके बाद जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उनको हमने क्लस्टर मिशन टीम्स कह रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा फॉर विक्टिम, आई विल नॉट से एडिक्ट, जो विक्टिम है इसके, उनको पहुंचाने का, उनको वहां तक ले जाने का। तो वी हैव क्लस्टर मिशन टीम्स, और उसके बाद जो सबसे बेसिक लेवल पे है वो है हमारी विलेज मिशन टीम्स और वार्ड मिशन टीम्स। मतलब हरियाणा के हर गांव में और हरियाणा के हर वार्ड में एक मिशन टीम रहेगी जो केवल ड्रग्स के लिए काम करेगी, डेटा कलेक्ट करेगी, विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करेगी, उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का काम करेगी। सो वी हैव अप्रॉक्स अराउंड 6500 विलेजेस, और उसमें से लगभग 6200 या 300 गाँव में ऑलरेडी हमारी ये विलेज कमेटीज बन चुकी हैं। और इन कमेटीज की खासियत ये है कि इट्स नॉट ओनली अ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। इसमें अगर 10 लोग एक विलेज कमेटी के मिशन टीम के मेंबर्स है, तो उसमें से 5 गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और 5 वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, रिटायर्ड आर्मी या पुलिस ऑफिसर्स है, वो शामिल है। सो वी हैव दोज कमिटीज़। अभी एक स्ट्रक्चर बनने लगा है, वार्ड में भी हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, एंड वी आर एम्पावरिंग द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हमारे हैं, उनको हम तैयार कर रहे हैं। जो एसेंशियल मेडिसिन्स होती हैं इनको ट्रीट करने के लिए, उसको हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि वो वहाँ पर अवेलेबल हो, ताकि जब हम उनको ले जाए वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी हम ट्रीटमेंट कर सके। इस मुद्दे में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जिनके यहाँ हो जाता है प्रॉब्लम, उनको ये नहीं पता होता है कि हम क्या करें। सबसे पहले तो सोसाइटी के डर से या सोशल स्टिग्मा से वो बताते ही नहीं, छुपाते हैं बहुत दिनों तक, और इन द प्रोसेस फिर वो उसका जो एडिक्शन है वो काफ़ी बढ़ता जाता है। तो ये एक हमने ऑप्शन पूरे हरियाणा की जनता के सामने रखा है कि दिस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन जो केवल पकड़ा धकड़ी ही नहीं करेगी, बल्कि अगर कोई छोड़ना चाहता है नशा, हमने अपना टोल फ्री नंबर हरियाणा में जगह जगह पॉपुलर किया है। मैं खुद अवेयरनेस कैंपेन स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में करता हूँ, और अभी तक हमारे लगभग 1200-1250 कैंपेन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हो चुके हैं, जहाँ लगभग 4-5 लाख स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, और 1-1.5 लाख स्टूडेंट्स हमारे सर्टिफिकेट हमने हमारे साइट पे दिया है, उन्होंने वो उसको अपना योगदान दिया है कि हम आपके साथ हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अवेयरनेस
अमॉन्ग्स द यूथ एक धाकड़ नाम से स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रोग्राम, स्टेट एक्शन प्लान का मेन तो आपको बता दूं कि 5 टियर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद ये सारा जो हमारा फोकस है कि हम हर एक विक्टिम तक पहुंचना चाहते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते। हर विलेज में मिशन टीम्स है, हर वार्ड में मिशन टीम्स है। उनका काम ही ये है कि दे डू अ सर्वे, दे रीच आउट टू एवरी हाउस होल्ड जहाँ पे कोई एडिक्ट है, और पहले उनको मोटिवेट करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। पहले उनको, उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि ये कोई डरने की बात नहीं, कोई छुपाने की बात नहीं। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएगी क्लस्टर मिशन टीम पे ट्रीटमेंट के लिए, और अगर वो ज़्यादा सीरियस है, उससे मतलब वहाँ के ओपीडी में नहीं होता है, देन दे विल टेक हिम टू द सब डिवीजन मिशन टीम। वहाँ से कहाँ एडमिट करना, रिहैब सेंटर में कहाँ डॉक्टर्स के पास एडमिट करना, ये वहाँ से देखा जाएगा। आई होप पीछे आवाज़ आ रही है, मुझे कभी कभी माइक ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहा है। हाँ, सो देन वहाँ से उनको, बट और ये जो ट्रीटमेंट का सिलसिला है या रिहैब का सिलसिला है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, हॉक सॉफ्टवेयर, उसमें आज 2020 से ये जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं, उसमें सारी डिटेल्स उस केसेस की, लाइक क्रिमिनल्स कौन है, उनके एसोसिएट्स कौन है, उनकी गाड़ियाँ कौन सी यूज़ हुई थी, उनके मोबाइल नंबर्स कौन से यूज़ हुए थे, उनके बैंक डिटेल्स क्या है, उनके परिवार के कौन लोग हैं, उनका आना जाना रूट क्या है, ड्रग्स का क्या रूट बना इस केस में, पर्टिकुलर केस में कहाँ से चला, कहाँ डिलीवर होना था, कहाँ डिलीवर हो गया, वो सारा मैपिंग हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा वो सॉफ्टवेयर लिंक्ड है, और ये जो विक्टिम्स का डेटा हम लेंगे, वो प्रयास एक ऐप बनाया हमने जो हमारे सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है, और जो भी हमारी लोकल टीम्स है उन सबको हमने ऑलरेडी उनके साथ अभी लिंक करना शुरू कर दिया। मेजॉरिटी केसेस में अब 80% तक लिंक हो भी गए हैं। दैट डेटा जो भी आप जाके बताते हैं कि इस घर में, इस गांव में ये 2 लड़के या 10 लड़के या 20 लड़के अफेक्टेड है, वो कॉन्फिडेंशियल रख के हमारे पास आता है। तो एक तरफ तो हम उनकी ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो डाटा एनालाइज करके हम ये देखेंगे कि वहाँ तक पहुँचा कैसा, और एनफोर्समेंट के लिए भी हम वो डेटा यूज़ करेंगे। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंफॉर्मेशन का जनरेट होने जा रहा है हरियाणा में, जो ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य है देश में। 18 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इस स्टेट एक्शन प्लान के साथ जुड़े हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, फॉरेस्ट है, एक्साइज है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स, और इस सभी को अपना अपना क्या काम है वो उसमें बताया गया है। तो एक इस तरह का स्टेट एक्शन प्लान बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। और जो इन्फॉर्मेशन बेस आप देखिए कि 6,500 गाँव में से इन्फॉर्मेशन आएगी, लगभग 1600 हमारे वार्ड्स है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा जितने डी एडिशन सेंटर्स है, जो गैप्स है इस प्रॉब्लम में, जितने डी एडिशन सेंटर्स है गवर्नमेंट के और प्राइवेट, उनको बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग अभी तक हुआ नहीं था। अब वो भी हमारे सॉफ्टवेयर से हम लिंक कर रहे हैं, ताकि वहाँ कितने लोग आए, वहाँ ट्रीटमेंट कितनों को दी गई, क्या दवाई दी गई, वहाँ से कोई लीकेज हो रही है क्या दवाई की, ये भी हम देखेंगे। उसके अलावा जो सबसे आजकल यंगस्टर्स में आसानी से अवेलेबल हो रहा है वो है फार्मास्यूटिकल, जो रिटेल्स है वहाँ से उनको जो ड्रग्स मिल जाते हैं, प्रोहिबिटेड ड्रग्स जिसमें नार्कोटिक कंटेंट होता है। तो उस पर भी कोई हमारी अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम उनको मॉनिटर कर सके। अभी हमने एक ऐप बनाया, साथी ऐप, जो हमने टेस्ट कर लिया 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, और अभी पूरे हरियाणा में ये लागू होगा कि जो प्रतिबंधित दवाइयाँ है जिसमें नार्कोटिक कंटेंट है, ऐसी दवाइयाँ वो मैंडेटरी रहेगा कि उस ऐप के ज़रिए ही ली जाएगी इन स्टॉक और दी जाएगी। उसको स्कैन करके उसमें डॉक्टर की पर्ची स्कैन होगी प्रतिबंधित दवाई में, और अगर वो दवाई दे देते हैं तो वो स्टैम्प करके उसको लौटाएंगे कि इसको दवाई दी गई, सो दैट वो सेम स्लिप दोबारा वो कहीं और यूज़ ना कर सके। और उसके अलावा जो भी स्टॉक है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड
टिल द डिस्ट्रीब्यूटर कि कितना रॉ मटेरियल आया, उस रॉ मटेरियल की कितनी दवाइयाँ, कितनी गोलियाँ, कैप्सूल्स बननी थी, कितनी बनी, वो किसके किसके पास गई, वो उन्होंने आगे किनको बेचा, ताकि जब हम कोई ग्राउंड पे किसी कैप्सूल का या कोई टैबलेट्स को पकड़ते हैं तो हम एकदम लास्ट एंड तक जा सके। तो ये भी टेक्नोलॉजी के साथ है, बहुत हर चीज़ हमने जोड़ रखी है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी अभी आने वाले दिनों में वो सारी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड होगी, वो कोई हवा में बातें नहीं होगी। और जब वो डेटा आना हमारे पास शुरू होगा तो हमको ये पता चलेगा कि आज के दिन में हरियाणा में ट्रामाडोल कहाँ कहाँ बिकी, किसने किसने ली, उनके डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे, किस पॉकेट्स में ज़्यादा बिकी। तो हमारी एनफोर्समेंट अकॉर्डिंगली हम घुमाएंगे फिर कि यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है जो आज के दिन में साइंटिफिकली अवेलेबल नहीं है। वैसे हमारे पुलिस के सोर्सेज से हम पता करते हैं, बट इट विल बी अ वेरी साइंटिफिक थिंग टू डू। सो वी हैव प्रयास ऐप जिसमें सभी विक्टिम्स की डिटेल्स आएगी, उनकी ट्रीटमेंट की डिटेल्स आएगी, और वी हैव साथी ऐप जिसमें ये दवाइयों का जो मूवमेंट है वो हम कंट्रोल करेंगे। और वो सारा जुड़ा हुआ है हमारे सेंट्रल सॉफ्टवेयर जो है हॉक से, जिसमें ऑलरेडी केस के सारे डिटेल्स आ रहे हैं, कंप्लीट मैपिंग हो रही है, रूट्स की मैपिंग हो रही है। हमने ऑलरेडी हरियाणा में कौन सा ड्रग कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसकी मैपिंग करके हमने ऑलरेडी फील्ड यूनिट्स को वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी पेन्सटेकिंग। इसमें समय लग रहा है ये टीमें खड़ी करने के लिए, बिकॉज इस समस्या को प्राइमरीली लोग समझते हैं कि तो पुलिस की समस्या है, तो वो रिलेक्टेंस होता है कि ओनरशिप लेने में रिलेक्टेंस होता है। बट हमने इसकी पूरी ओनरशिप ली है कि कोई करे ना करे हम इसको करके रहेंगे। ये टीमें बन गई है और अब इसका सर्वे शुरू होगा, उसके बाद जो डेटा आएगा उसको हम लेकर के आगे हॉस्पिटल्स, और अभी तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जो एडिक्ट्स आते हैं उनका भी डेटा हमने अभी हाल ही में उनसे बात करके अब वो भी हम लिंक करेंगे, so that we will come to know what is happening in the hospitals also. Like this is a data I can give this to you also, कि ये दिखाता है कि हमारी कितनी टीमें हैं और कितनी अभी तक बन गई है। This is something unheard of in any state. Like we have 22 district mission teams जो बन गई है, we have 75 sub division mission teams जो बन गई है, we have 652 क्लस्टर मिशन टीम्स, उसमें से 606 प्राइमरी हेल्थ सेंटर रिलेटेड टीम्स बन गई है। वार्ड्स 1621 से हमारे 1563 वार्ड मिशन टीम्स बन चुकी है, और विलेज मिशन टीम्स जो है 6824 टीमों की ज़रूरत है, वो हमारी 6315 बन चुकी है। और इसमें हर टीम में विलेज और वार्ड में 10-10 मेंबर्स है, बाकी इसमें 5-5 है, और डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम में 9 है। तो ये सारे अगर आप इनको मेंबर्स को जोड़ते हो पब्लिक और प्राइवेट, तो ये टोटल लगभग 70-80 हज़ार लोग इसमें डेली इस मिशन पे काम कर रहे होंगे। और जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की मैं जो बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन फ्लो की बात कर रहा हूँ, तो हमारे जितने केमिस्ट के डिटेल्स है, 20-22 हज़ार केमिस्ट के डिटेल्स है, और हमारे स्कूल कॉलेजेस है 15-16 हज़ार वो जो है, और उसके अलावा ये सारी टीमें मिला के इस स्टेट एक्शन प्लान में लगभग 55,000 इंफॉर्मेशन गैदरिंग पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे, और उतने 55,000 जगहों से जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको प्रोसेस करके हम एनफोर्समेंट के लिए, डी एडिक्शन के लिए, अवेयरनेस के लिए यूज़ करेंगे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू द पीपल कि ऐसी एक व्यवस्था बन रही है जिसमें हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 90-508 91-508। ये घर घर तक हम पहुंचा रहे हैं, वो 24 आवर्स चलता है। इस पे जो सूचना आती है पकड़ने के लिए वो भी तुरंत पकड़े जाते हैं, और जो छुड़वाने के लिए आती है सूचना उसके लिए हम अपने लेवल पे उनको लेकर जाते हैं और ट्रीटमेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिस इज़ अ इशू जिसमें हमको हेल्थ विभाग से भी, एजुकेशन विभाग, और एक चीज़ जिसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो मेन हमारा टारगेट है इसमें कि यूथ तक पहुंचने का है। तो हमने धाकड़ नाम से एक
प्रोग्राम शुरू किया है यूथ्स के लिए स्कूल कॉलेजेस में। मैंने HAU में अभी कुछ दिनों पहले उसका आगाज़ किया था कि इसमें ये नाम मुख्यमंत्री महोदय ने सजेस्ट किया था कि इसका नाम धाकड़ रखा जाए। तो इसको हर स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन डिपार्टमेंट और NCB और बाकी विभाग मिलकर वी आर रीचिंग आउट टू ऑल द स्टूडेंट्स, जिसमें 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा, धाकड़ ग्रुप, जिनका बेसिकली काम ये रहेगा कि वो आपस में एक दूसरे को एक सपोर्ट ग्रुप की तरह देखेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह देखेंगे, और खुद उनमें से किसी अपने दोस्त की उनको लगता है कि बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है या शांत हो रहा है या एब्सेंट हो रहा है, तो ये बातें वो अपना टीचर के नोटिस में लाएंगे, जो एक सीनियर धाकड़ जिसको बोला गया है। और टीचर, जब ये सभी टीचर्स इस इंफॉर्मेशन को गैदर करके प्रिंसिपल को नोडल धाकड़ बोला जाए, उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी। और हर स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल, चाहे वो विलेजेस में है या वार्ड्स में है, वो हमारे स्टेट एक्शन प्लान की मिशन टीम्स में का मेंबर है। वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, देन वी विल प्रोसेस इट एंड विल गेट इन टच विद देयर पेरेंट्स एंड ट्राई टू टेक देम, वीन देम अवे फ्रॉम दिस। दिस इज द स्टेट एक्शन प्लान विच आई वांटेड टू टेल यू। आप सबके बताना चाह रहा था कि इस एक्शन प्लान का अभी हाल ही में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, जो इसमें सेंटर के ऑफिसर्स होते हैं, सेंटर की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी होती है, उस मीटिंग में अभी हाल ही में जो जिसकी स्टेट लेवल मीटिंग जो हुई थी एनकॉर्ड की, उसमें इस प्लान को वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स टू कम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग माना गया है। और ये कहाँ उन्होंने NCB ने कि ये हम बाकी राज्यों में भी इसको सर्कुलेट करेंगे। सो दिस इज एफर्ट विच रिक्वायर्स योर हेल्प। आपके ज़रिए ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी एक संस्था भी है हरियाणा में जो नशा पकड़ने के लिए और नशा छुड़वाने के लिए भी काम कर रही है। ये टोल फ्री नंबर है, आप जब चाहे उस पर कॉल करके अपने एरिया में कुछ हो रहा है तो बता सकते हैं। और अगर किसी को नशा किसी के फैमिली में घुस गया है तो वो हमें बता सकते हैं, ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। और दिस इज़ द स्टेट एक्शन प्लान इन ब्रीफ। आप सभी के अगर मेल एड्रेसेस होंगे हमारे पास तो वी कैन मेल द प्लान टू यू, इसमें आपके पास सारे डिटेल्स आ जाएंगे। यू हैव एनी क्वेश्चंस? सर, आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश अगर हम देखें पिछले कुछ सालों के मुकाबले अभी जो ट्रेंड है, करंट ट्रेंड जो है वो कौन से नशे का सबसे ज़्यादा है? और क्या रूट की बात करें या तरीकों की बात करें तो नशा स्मगल करने का क्या तरीका कोई बदला है, कुछ नया तरीके आए जिससे सावधान रहने की जरूरत है? No, see, traditionally Haryana was never a place जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन होता था। ये कई सालों से एक ट्रांजिट एरिया रहा है, दिल्ली, पंजाब, इधर उधर। बट नाउ इट इज़ चेंजिंग। इट इज़ नॉट ओनली ट्रांजिट, बट यहाँ भी वी आर सराउंडेड बाय स्टेट्स जहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। लाइक पंजाब इज अफेक्टिंग हरियाणा, दिल्ली इज अफेक्टिंग हरियाणा, यूपी इज अफेक्टिंग हरियाणा, हिमाचल इज अफेक्टिंग। सो वी आर गेटिंग ऑल साइड्स, सभी तरह के ड्रग्स हमारे पास आ रहे हैं। मतलब उड़ीसा, आंध्रा से भी आ रहा है जो आपका ड्रग्स आता है। बट जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो हमारा है जो हालांकि सीजर्स के मामलों में अगर आप देखोगे तो पॉपी हर्स यहाँ ज़्यादा पकड़ी जाती है। बट जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का जो प्रमाण बढ़ गया है वो, और जो चिट्टे का जो प्रभाव बढ़ गया है वो, दैट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। एंड इट्स नॉट कि बहुत इनोवेटिव तरीके ये हो रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिलीवरी हो रही है, लाइक डार्क वेब से डिलीवरी हो रही है। कोविड पीरियड में भी डार्क वेब में दुनिया भर में डार्क वेब से ट्रांजैक्शंस होती रही है, उसको कम्बैट करना, या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन से बातें लगभग सभी लोग बंद कर देते हैं, और जो भी ऐप्स आ रहे हैं टॉकिंग के अलग अलग, उसके ज़रिए बात करते हैं। दैट हैज़ मेड एनफोर्समेंट लिटिल डिफिकल्ट
but we are also trying to overcome it. We are trying to have a system analyst with NCB and other agencies also. और इसको कम्बैट करने की ज़रूरत है और उसके काम भी हो रहा है उसके बारे में. दिल्ली से नाइजीरियन का नेटवर्क काफी चल रहा था, वैसे हीरोइन काफी सोसाइटी कोई भी केस पकड़ा जाए तो पता चला दिल्ली से पिलर नंबर फलाना से वहाँ से छतरपुर से लाते, तो वो नेटवर्क तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या रीजन सर कि वहाँ पर उनको क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं और उन पे वो बिना वीजा के रह रहे हैं, उसके रह रहे हैं, उसके बाद भी एक्शन नहीं उनके ऊपर? नहीं, see, if you see, a whole number of Nigerians are getting caught by Delhi police, by Delhi का अपना नार्कोटिक्स का सेल है और NCB का मुख्यालय भी वहीं पर है. और मैं NCB में रहा था तो हमने कई घंटे बिताए हैं इन नाइजीरियंस के पीछे खड़े रह के उनको ऑब्जर्व करने में. एक केस पकाने में 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 दिन लगते थे. और हम इट्स नॉट इजी. द नाइजीरियंस जो इस बिजनेस में आए हैं वो दे नो हाउ आवर थिंग्स ऑपरेट. वो थोड़े जानते हैं कि किस तरह से है. और कई बार ये होता था कि हम उन तक पहुंचते थे, उनके घर तक पहुंचते थे और वो 1 मिनट में फ्लश में वो ड्रग्स जो है डाल के फ्लश कर देते थे. एंड दे आर वेल बिल्ट ऑल्सो. बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर होल नंबर ऑफ सीजर्स जो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने करे. अभी हाल ही में हमने भी नाइजीरियंस को वहाँ से पकड़ा है. बट इट्स ए इशू जो वहाँ पे दिल्ली में यहाँ आते हैं तो ये क्लोजली देखने की चीज़ है कि ओवरस्टे कौन कर रहा है, कि इनकी वीज़ा खत्म. और उनको जो पकड़े जाते हैं क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक एंगल भी आता है, तो वी नीड टू इन्फॉर्म द एम्बेसी एंड वी ऑल्सो हैव टू इन्फॉर्म द कंसर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि ऐसे लोगों को जो ड्रग्स में शामिल है दे शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू एजुकेशन. जो वो है एक्शन हो रहा है. बट जो दिल्ली में इनका एक नेटवर्क बना हुआ है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. सर, पुलिस विभाग द्वारा जो कई गांव अडॉप्ट किए थे हरियाणा के, तो उसमें जागरूकता अभियान चलाया था आपने इसको नशा मुक्ति को लेकर. कितने यूथ को अभी तक मतलब नशा मुक्त करवा चुके हैं? आप मेरे समय की बात करें तो द फिगर टच्ड अराउंड 1500 फैमिलीज को हमने टच किया था जिनका मेरे पास रिकॉर्ड था. बाकी ऑफिसर्स अपने लेवल पे भी कर रहे हैं. उसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध नहीं है. इसीलिए हम ये अभी जो कर रहे हैं ये पूरा एविडेंस बेस्ड करना चाहते हैं कि कितने लोग नशा कर रहे हैं वो तो हमको पता हो पहले, और कितनों को हमने ट्रीटमेंट दी वो भी पता हो. सो एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड. जो इंडिविजुअल एफर्ट्स ऑफिसर्स करते हैं उससे ये होता है कि आज कोई ऑफिसर आया है, उसने कुछ किया, फिर नेक्स्ट टाइम वो हुआ नहीं, वो खत्म हुआ. दैट इज़ वाई वी आर इरेक्टिंग अ स्ट्रक्चर. ये जो 5-tier स्ट्रक्चर बनाए अभी, ये चाहे मैं रहूं ना रहूं, ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये टेक्नोलॉजी रहेगी. तो वो एक रेगुलर इंफॉर्मेशन फ्लो शुरू हो जाएगा आने वाले दिनों में, जो हमको हर महीने क्या हर दिन का बताता रहेगा कि आज हरियाणा में ये समस्या है, कौन सा ड्रग कितना बिक रहा है, क्या रूट्स बन रहे हैं, जो आपने पूछा था. सर, ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो तो उसमें सर अब तक कितने क्रिमिनल्स का डाटा रिकॉर्ड? 2020 के बाद के सबका हमने क्रिमिनल लगभग कितने होंगे, मोर देन 40,000 क्रिमिनल्स का उसमें आ चुका है. और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो. पूरा उसका ड्रग्स का रूट जो है वो प्लॉट कर देता है. उससे हमको काफ़ी मदद मिलती है. हमको ये जानने में मदद होती है कि हमारे राज्य में ये अगर 1000 केसेस को हम एनालाइज करें तो इसमें से कौन से दूसरे राज्य हमको अफेक्ट कर रहे हो, कौन से राज्य से चली थी वो. तो वो डिटेल्स हमारे पास अभी आने लग गए कि हमको कौन से राज्य ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, और हम उन राज्यों को भी लिख रहे हैं कि ये आप भी थोड़ी सख्ती करो, ये आपकी वजह से हमारे राज्य में दिक्कत हो रही है. कौन से राज्य अफेक्ट कर रहे हैं? सी दिल्ली हमको अफेक्ट करता है, यूपी अफेक्ट करता है, उड़ीसा से भी चल के गांजा पत्ती आती है, आंध्रा से भी आती है. अभी तक तो सर यही कहा जाता है कि राजस्थान और पंजाब से हरियाणा में ड्रग्स ज़्यादा सप्लाई होता है. नहीं, राजस्थान पंजाब से तो ट्रेडिशनली होता ही था, बट अभी हमको दिल्ली भी अफेक्ट कर रहा है. अगर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो सीजर्स देश में हुए हैं, जो गुजरात पोर्ट पे हुए हैं, उसका डेस्टिनेशन दिल्ली था. तो जब इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में आ रहा है तो
आप सोच सकते हो कि वो कहीं कहीं निकलेगा भी बाहर। तो हमको दिल्ली अफेक्ट कर रहा है, हमको पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, वहाँ से भी हमने ट्रेस करने में वहाँ जा जाके हमने लोगों को पकड़ा है। एनसीबी भी जो एक काम एनसीबी ने शुरू किया है कि पहले या नॉर्मली ये होता रहा है प्रैक्टिस, हम अभी सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को भी हम इसको फॉलो करने लगा रहे हैं कि पहले ये होता कि भाई जिसने ड्रग लेके लड़का पकड़ा गया, केस खत्म हो गया, उससे समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे एनसीबी के ऑफिसर्स हमारे साथ बैठे, उनको ये आदेश है कि एक केस का मतलब है एक नेटवर्क तोड़ना, उसमें कितने लोग आगे थे, कितने लोग पीछे थे। तो वी आर गोइंग टिल द एंड, चाहे हमको झारखंड जाना पड़ रहा है, हमको उड़ीसा जाना पड़ रहा है, हम वहां तक जा रहे हैं। उसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, बट अनलेस वी डू दैट, ये समस्या। जो आपने शुरू किया, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में? ये सोनीपत में चेक किया था जी, सोनीपत में टेस्ट किया है। दूसरा रोहतक में इसको पार्शियली टेस्ट हुआ है, पर अभी वो गवर्नमेंट के पास गया है। वेरी सून वो सभी सभी स्टेट्स में शुरू, सभी राज्य अपने डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हो जाएगा जी। हमने हमारा काम करके गवर्नमेंट के पास दे दिया। अगर से अलग से कोई कानून बनाया गया है क्योंकि जहाँ फैक्ट्रियों से वो उनको एक्ट में अपलोड करना होगा। सी ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट्स में ना ऑलरेडी रिकॉर्ड रखने का प्रावधान है। दे आर सपोज टू कीप अ रिकॉर्ड, वी आर ओनली डिजिटाइजिंग इट। हम केवल इसको डिजिटल रिकॉर्ड रख रहे हैं। रिकॉर्ड रखने का तो प्रावधान ऑलरेडी उस एक्ट में है। सर, शहर हिसार के पास में नजदीकी गांव है सात रोड, वहाँ पे नशा काफी फैल गया था, तो युवाओं ने उसके लिए आवाज उठाई और नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया। तो उनका ये रहता है शिकायत कि भी थोड़ा नशा मिलता है जहाँ पे, उन पे कार्रवाई कम हो पाती है। ये बोल दिया जाता है कि थोड़ी मात्रा में। इस समस्या को ना बहुत डीपली समझने की जरूरत है। जो नशा कर रहा है, जो थोड़ी सी मात्रा में कहीं से ला रहा है या ले रहा है, एक नशेड़ी में और एक क्रिमिनल में हमको फर्क करना है। ये जो स्टेट एक्शन प्लान का जो थ्रस्ट है, अगर हम ये छोटा नशा करने वाले लोगों को हम उनसे दूर ले जाए तो हम डिमांड कम कर रहे हैं, हम डिमांड खत्म कर रहे हैं। छोटे केसेस में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर पुलिस इससे संतुष्ट है और ये साबित कर दे कि ये नशेड़ी है तो उसको प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी देने का भी प्रावधान कानून में है, जो अभी तक हुआ नहीं। ये पहलू कहीं यूज नहीं हुआ है, बट अब हमने इस सरकार को लिखा है कि जो छोटे क्वांटिटी में पकड़े जाते हैं, जो नशा खुद कर रहे हैं, वो उनको हम कोर्ट को लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो एक कंडीशन है उसमें कि ये डी एडिक्शन प्रोग्राम में जाए। अगर वो डी एडिक्शन प्रोग्राम जो हमने चला रखा है उसमें जाता है, नशा छोड़ता है, तो हम उसको छूट देंगे, कंडीशनल होती है। अगर हम वो नहीं बोलता है तो देन वी प्रोसिक्यूट हिम एज अ क्रिमिनल। सर, पिछले दिनों जो आपकी बुलडोजर थेरेपी गवर्नमेंट की आई है, वो कितनी इफेक्टिव रही है सर? बहुत इफेक्टिव रही। सी जब तक इकोनॉमिकली हम हिट नहीं करेंगे नशा तस्करों को, क्योंकि इससे अनाप शनाप पैसा कमा लेते हैं वो, तो इकोनॉमिकली जब तक हिट नहीं करते तब तक इनको कोई चोट पहुंचती नहीं। क्योंकि जो कैरियर्स होते हैं, किसी को 2000 देखिए, उसको बोलना यहाँ से वहाँ थैला पहुँचाना है, गरीब लड़के जाके पहुँचा देते हैं, वो पकड़ा गया तो 10 और खड़े हो जाते हैं। तो इनको इकोनॉमिकली हिट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी 2 चीज़ें हमने करी है। हरियाणा में मेरे ख्याल से हरियाणा नंबर 1 हो जाएगा जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का हमने काम किया है। यहाँ पर हमने देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ एनडीपीएस में कि हम प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। अगर किसी तस्कर की हमको मिल गई तो हमने अभी तक लगभग 35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर चुके हैं क्रिमिनल्स की, और पाइपलाइन में 10-20 करोड़ के प्रपोजल्स हैं। सो ये हम उनको हिट कर रहे हैं इकोनॉमी। उसके अलावा ये जो इस संपत्ति से निकल के कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस करके बैठे, अपने गोडाउन्स बना लिए या घर बना लिए, तो वो हमने चिन्हित करके पूरे डिटेल स्टडी करने के बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उनको हमने प्रशासन
की मदद पुलिस ने करी और फिर वी डिमोलिश्ड। तो उसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज तो गया ही है। सर बहुत सारे ठिकाने बने हुए हैं शहरों के अंदर, मैंने भी 26 रेड किया, आपने भी अप्रिशिएट किया था। तो वो जो बेसिकली जितने भी ठिकाने हैं ना, वो सारे के सारे सरकारी जो जगह है, पुरानी जो खंडर है उनके अंदर है, और इतना मटेरियल पड़े उनके अंदर, चाहे गाड़ियाँ की गाड़ियाँ भर, इतनी पुरानी सिरिंज है, कहीं पे ब्लड पड़ा हुआ है उनका, किया हुआ पंपिंग की हुई, वो ठिकाने नहीं टूट पा रहे। मैंने काफी बारी उनकी एप्लीकेशंस भी दी है। पहले एसपी साहब थे कुलवंत सिंह राणा जी, उससे पहले हमारी प्रियंका सोनी मैम थी, उनको भी दी थी, अनिल जी को भी दी थी, बट वो ठिकाने टूटे मतलब वहाँ सेल होता है, मतलब पुराने hideouts। बच्चे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके नशा करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। फिर उन ठिकानों के अंदर वो करते करते वो कूड़ा कचरा इतना ज्यादा हो जाता है कि आप कितना ही मटेरियल उसके अंदर सूखा, और इतना भी नहीं देखते वो कि भाई पैसा उनके पास में कम है, एक ही सुई से 4-4 आदमी लगा रहे हैं, 5-5 आदमी लगा रहे हैं। दिस इज वेरी सीरियस। ये जो मामला है ये बहुत सीरियस है। जो इंजेक्टेबल ड्रग्स का जो मामला है, जिसके वजह से आपने देखा होगा कि हिसार, सिरसा में भी और काफ़ी और जगह पे भी जो डेथ्स हुई, वो भी एक चीज़ हमने की है जो अगेन किसी राज्य ने नहीं करी है। हमने अभी जो ड्रग्स ओवरडोज या मिसयूज की वजह से जो डेथ्स होती थी, उस पर पुलिस बस 174 की कार्रवाई करती थी और शांत रहती हुई मर गया। इसने ड्रग्स की वजह से हो सकता है ड्रग्स से, बट हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि क्या ड्रग्स से ही मरा, और अगर मरा तो फिर दोषी कौन है उसका। तो उस पर अभी हमने एक गहन अध्ययन करके, एक सेमिनार करके, जिसमें सारे टॉप डॉक्टर्स थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे, पुलिस के एक्सपर्ट्स थे, उन सब को लेकर के हमने एक SOP बना के भी गवर्नमेंट को दी है, जिसमें ये बहुत अगर कोई एडमिट हुआ जिसके लक्षण ऐसा लगते हैं कि इसने नशा किया है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, तो उसमें वो क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे बाकी रूल आउट करने के बाद कि भाई ये बाकी चीज़ों में नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, फिर पुलिस क्या करेगी, फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या करेंगे। पूरा डिटेल हमने एक साइंटिफिक ढांचा बना के दिया है, सो दैट, और हमने ये भी इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसे मामलों में 304 में धारा में पर्चा उन लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए जिनके जरिए उसको वो ड्रग मिला। तो ये हम बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एक ला रहे हैं गवर्नमेंट के सामने। आपकी बात ठीक है, जो आपने कहा है कि ऐसे अड्डे बने हुए, हर शहर में ऐसे अड्डे बने हैं जहाँ बेचा भी जाता है, जहाँ यूज़ भी होते हैं। NCB ने ये किया है अभी, जो हम बाकी सभी लोकल पुलिस को भी हम प्रेरित कर रहे हैं इसके लिए। हमारी जितनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास 5 ट्रेन डॉग्स है, स्निफर डॉग्स है, और हम पूरा जो ऐसे लोकेशंस है जो कहते हैं भाई वहाँ तो चलता ही है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि चलता ही है तो हम क्यों चलने दें। तो चाहे हमको ड्रग्स मिले या ना मिले, हम सरप्राइज रेड्स करते हैं। हम पूरे 100-200 लोगों के साथ 5 डॉग्स लेके उस एरिया को सराउंड करके वी जस्ट गो एंड सर्च। उसमें कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, बट उससे इम्पैक्ट हो रहा है कि ये जो बस्तियाँ बदनाम थी, वहाँ उनको अभी ये दिक्कत हो रही है कि पुलिस किसी समय आती है, किसी भी समय दरवाज़ा खटखटाती है। DSP साहब ने यहाँ हिसार में भी किया है, फतेहाबाद में भी किया है। ये हिसार फतेहाबाद सिरसा देखते हैं, प्रदीप हमारे DSP हैं NCB के। सो इस तरह के एक्शंस लोकल पुलिस से भी एक्सपेक्टेड है, और आप अगर ये सूचना हमें दो तो हम लोकल पुलिस से भी करवा देंगे, हमारे यूनिट से भी करवा देंगे। मेरे पास में है। और एक चीज़ और थी सर, मैं काफ़ी यानी कि जो नशा करते हैं उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ। उनका एक कहना है कि जैसे सरकार की तरफ से हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन काफ़ी आती हैं नशा छुड़वाने के लिए, वो 2 महीने 3 महीने अपने आप के ऊपर बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ तो देता, तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसको कंटिन्यू करनी होती है। वो 3 महीने तक, मान लिया उसने नशा छोड़ दिया, 3 महीने तक उसको सिविल हॉस्पिटल ने दवाई दे दी, फिर 4था महीना लगेगा, सिविल हॉस्पिटल गएगा, पीछे से दवाई नहीं आई, उसकी जो कंटिन्यूटी चल रही थी वो टूट गई सर। वो उसके अंदर वो उसका शरीर जो बेचैन हो जाता है, उसी मजबूरी हो जाती है दोबारा उस नशे वाली जिंदगी को जीना। तो वो क्या करे सर इस माहौल में? अभी तो ये होगा ना कि जो जितने विक्टिम्स है, जितने एडिक्ट्स हैं, उनका डेटा हमारे पास रहेगा। हम एक विक्टिम का फॉलोअप करने वाले हैं, एक विक्टिम का, कि ये कहाँ से ले रहा था, क्या कर रहा है, उसकी ट्रीटमेंट का भी फॉलोअप होगा, और वो सारा कंप्यूटराइज्ड होगा कि ये इसने कितने दिन दवाई ली और इसका रिलैप्स का चांसेस पीरियड कौन सा बनता है। ये 2 महीने अगर इसने निकाल दिए तो ये बाहर आ सकता है। वी हैव साइकियाट्रिस्ट, टीम ऑफ डॉक्टर्स इज ऑल्सो वर्किंग विद NCB।
जो ये देखेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग भी करेंगे और उनको प्रत्यक्ष रूप में भी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमें मास्टर्स इन सोशियोलॉजी चाहिए जो पहले लेवल का काउंसलिंग करेंगे, और हर जो CSCs है उसमें उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो उनको काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स को भी और उनको भी, एंड देन वी विल ड्राफ्ट डिजाइन अ प्लान फॉर एवरी विक्टिम. सो इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बड़े शहरों में पार्टी कल्चर चलता है, लेकिन अब छोटे शहर, जी भारती जी एक मिनट, छोटे शहरों में भी पार्टी कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है. यूथ जो है पार्टियां बहुत करते हैं. पहले सुल्फा से शुरू होता है, जो हुक्का में शुरू होता है, उसके बाद हेरोइन शिक्षा तक पहुंचते हैं. उसको लेकर क्या? ये तो बड़ा एक सीरियस मुद्दा है कि अभी हमारे विलेजेस में भी ये बहुत चढ़ा है. और पहले ये होता था कि भाई शराब पी ली तो वो लगता था बहुत बड़ा काम किया. तो यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये धाकड़ का मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि व्हाट इज धाकड़. वी आर ट्राइंग टू इम्प्रेस अपॉन द यूथ कि किसको आप धाकड़ समझते हो, क्या है धाकड़, आपकी नजरों में कौन धाकड़ है. मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसको धाकड़ मानते हो, क्या क्या धाकड़ लगता है. somebody who is doing a gym, अपना जिम में मशल डोले शोले बना लिए, स्टाइलिश कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी में घूम लिया, गॉगल लगा लिए, या अच्छा मोबाइल ले लिया, अच्छी अंग्रेजी भी बोल ली, तो लोग समझते यार ये मतलब किसको धाकड़ मानते हो. ज़्यादातर हमारा यूथ है ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है कि यार दिस इज समथिंग, मैं ऐसे बनना चाहता हूँ. हम ये कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाहते हैं. मैंने जब जैसे यहाँ बोला था कि मेरी नज़रों में वो जो बच्चा जो अपने माँ बाप के पैर आज भी छूता हो वो धाकड़ है. वो लड़के जो अपनी पढ़ाई पे फोकस करके कुछ अचीव करते वो धाकड़ है. करप्शन करने का मौका है फिर भी करप्शन नहीं करते वो धाकड़ है. ये कॉन्सेप्ट लड़कों तक पहुंचाना, ये उनके माइंड्स में घुसाना कि बीइंग ऑर्डिनरी इज धाकड़, बीइंग सिंपल, बीइंग ऑनेस्ट इज बीइंग धाकड़. ये एक साइकोलॉजी में उनका डालना जरूरी है ताकि उनको लगेगा कि यस. एंड सेइंग नो, हम अभी ये धाकड़ प्रोग्राम के जरिए हम सारे टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो क्या देखेंगे स्टूडेंट्स में, उनमें बिहेवियर में चेंज आया तो क्या कैसे ऑब्जर्व करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विच वी आर ट्रेनिंग द टीचर्स इज टू टीच द स्टूडेंट्स टू से नो. मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ कि एक ना कहने से कितनी सारी चीज़ों से बच सकते हैं. जैसे आपने कहा, मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ कि शादी में गए, 3 दोस्त गए, 2 लोग ऑलरेडी दारू चख चुके, तीसरा अभी तक बचा हुआ है. उसको बोलेंगे ले यार, वो बोलेंगे नहीं, पहली बार तो नहीं, मना करेंगे नहीं मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता. फिर बोले बस यार दोस्ती ही खातिर है, कम ऑन यार. तो उस समय अगर वो कहता है नो तो बचा. So we are trying and focusing on the youths and trying to teach them to say no when it matters. Not only for this, but for any other thing in life. If they are able to say no, then they can save themselves and their families. Thank you all. Thank you very much.